तो पिछले, शांत रहो अभी। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने यूनिट्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। हाँ, तो डायमेंशंस वाले पार्ट में हम हैं अभी। नहीं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डायमेंशन कैलकुलेट करना, डायमेंशन इवेलुएट करना सीख गए हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको बोलूं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको हमेशा कोई भी क्वांटिटी गिवन हो उसे बेस क्वांटिटीज में लेकर जाना है। बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेस यूनिट हैं। मास, लेंथ, बेस क्वांटिटीज हैं, सॉरी, मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसमें आपको सारी ही, जितनी आप 11th से लेकर 12th तक जितनी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज सीखने वाले हो सबकी डायमेंशंस लिस्ट करके दे दूंगा। लेकिन वो सब आपको अभी नहीं समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि सबके फॉर्मूलाज आपको नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसका फॉर्मूला आपने पहले से देखा हुआ है उसी का डायमेंशन भी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनके फॉर्मूलाज अभी आप पढ़ोगे 11th 12th में, तो उससे घबराना मत। जिनके नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जेई एडवांस का अगला क्वेश्चन यही है, ये जैसे जिगजैग 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 करके, ठीक है। हाँ, सच में ये इसी की वजह से तो जेई एडवांस में रैंक 1 आने वाली है। लेकिन अभी समझ लो इधर, आई अंडरस्टैंड कि वो काफी क्रूसियल है, बट बी अटेंटिव। जिसका फॉर्मूला मालूम है उसी का डायमेंशन आप इवेलुएट कर पाओगे, जिसका फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है उसकी डायमेंशन इवेलुएट नहीं कर पाओगे। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है बचपन से, तो कर लोगे। सो काइनेटिक एनर्जी में मास है और वेलोसिटी है, नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास क्या आपकी बेस यूनिट है ऑलरेडी? हाँ। क्या वेलोसिटी बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है? नहीं। तो वेलोसिटी को हम लोग चेंज करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम में। लेंथ अपॉन टाइम में हाफ को इग्नोर कर दो। याद रखना, जब आप डायमेंशंस की बात कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की कोई डायमेंशन नहीं है, वो तो फैक्टर है, वो बस एक फैक्टर है। तो बचा क्या यहां पर? बचा m, और क्या बचा? एल स्क्वायर बचा, और क्या बचा?
t -2 बचा, क्योंकि t स्क्वायर नीचे है तो उसे ऊपर लाकर लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह से लिखना, इसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वी कॉल इट डायमेंशनल इक्वेशन। और जब सिर्फ लिखेंगे ml स्क्वायर t पावर -2 तो बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो हम लोग करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं कोशिश करूंगा वही क्वांटिटीज उठाऊं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना हो। हम लोग करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 10th की फिजिक्स में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम सुना हुआ है। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी गिवन टू 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस to raise its temperature by 1 degree Celsius, या फिर amount of heat that must be removed from a substance to decrease its temperature by 1 degree Celsius। अगर मैं कह रहा हूं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका डेफिनेशन ये है कि 1 केजी वाटर को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़े वो हीट कहलाएगी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो प्रिसाइज होने के लिए, क्योंकि वाटर हर रेंज में 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए सेम हीट देनी पड़े वो जरूरी नहीं है, इसलिए वो एकदम प्रिसाइज फिक्स करने के लिए वो एक फिक्स कर दिया है कि 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो 14.5 से 15.5। बट हमारे फिलहाल पहले अभी के लिए इतने से काम चल जाएगा। क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट गिवन पर यूनिट मास। यूनिट मास इसलिए m से डिवाइड कर दिया, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए। बेटा ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थोड़ी बहुत आपको लगता हो कि आपने पहले ये पढ़ी है और आप इससे थोड़ा ताल्लुक रखते हो, अच्छी बात है। नहीं रखते हो तो अभी के लिए रट लो कि आपको अभी पहले चैप्टर में हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि फॉर्मूला दे दिया गया, तब डायमेंशन बतानी है। फॉर्मूला दे दिया गया तब डायमेंशन बतानी है। फॉर्मूला इज गिवन। अब क्या हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन बता सकते हैं? अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, अच्छी बात यह है कि ये आपके 11th फिजिक्स में ही एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वहां आप इसे पढ़ोगे तो तब ये इसका पूरा प्रूफ, इसकी पूरी इसके कैरेक्टर ये सब पता चल जाएंगे। अभी लेट्स प्रिटेंड की फॉर्मूला ही दे दिया गया, आप ये भी इग्नोर कर दो कि फॉर्मूला दे दिया गया तब डायमेंशन बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाएंगे। तो फॉर्मूला अगर दे दिया गया तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से समझना। हमें क्यू मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है। जूल का मतलब न्यूटन मीटर, हाँ, जूल का मतलब न्यूटन मीटर। नीचे मास है और नीचे टेम्परेचर है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल है थीटा, डायमेंशंस में मास का सिंबल है कैपिटल एम, लेंथ का है कैपिटल एल, टाइम का है कैपिटल टी। टेम्परेचर का टी होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि टाइम के लिए कैपिटल टी यूज कर लिया गया, इसलिए टेम्परेचर के लिए एक दूसरे सिंबल की जरूरत पड़ी।
बेस क्वांटिटीज में m की डायमेंशन लिखते समय m ही लिखते हैं, l की डायमेंशन लिखते समय l ही लिखते हैं, टाइम की लिखते समय कैपिटल T। अब टेम्परेचर T, टाइम T, प्रॉब्लम हो जाता? नहीं, डायमेंशंस में एक रूल है, सारे सिंबल्स कैपिटल। तो टेम्परेचर और टाइम में दोनों में T आ जाता, इसलिए एक नया सिंबल ढूंढा गया, एंड दैट न्यू सिंबल इज थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए द सिंबल इज ए, एम्पियर। ठीक है चलो, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। याद रखना ये मीटर है, मास से कंफ्यूज मत हो जाना। नीचे मास की जगह कैपिटल एम आ गया और डेल्टा टी की जगह थीटा आ गया। याद रखना हम डायमेंशंस लिख रहे हैं। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब बेटा क्या? एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्या मास मिल गया और एल और पी स्क्वायर मिल गया। तो क्या न्यूटन यानी कि फोर्स को मैं लिख सकता हूं एम एल टी माइनस टू। पूरा लेना देना है, हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट। सब हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हीट और वर्क दोनों सेम ही है। यही बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हीट और वर्क सेम नहीं है, ये बन गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट और वर्क सेम नहीं है, यही मानव सभ्यता को हमेशा से लगा, बट 18th सेंचुरी की बिगनिंग में कुछ फाइंडिंग्स हुई और उन फाइंडिंग्स की बेसिस पर यह पता चला हीट और वर्क सेम ही है, बस रूप बदलते रहते हैं। तो वहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पैदा हुआ कि एनर्जी कंजर्व्ड है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। और फिर ये बहुत बड़ी पजल है जो बार बार खुद को बदलती रही है। फिर 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ये पता चला कि नहीं नहीं, हीट एंड वर्क सेम नहीं है फिर से। तो वहां से एक और लॉ पैदा हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट वो सब हम करेंगे एनीवेज, तो उसकी चिंता क्यों करनी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस ये है कि आप लिटरली इसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ना समझ लें, क्योंकि इसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपको मास और एल अपॉन टी मतलब वी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको एम वी स्क्वायर नजर आने लगेगा, जबकि ट्रू फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट लगा होने से आपको ये क्लियर है कि ये सिर्फ डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का कोई ट्रू फॉर्मूला नहीं है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा है, उसकी यूनिट बता रहा है बस। तो न्यूटन की जगह बेटा मैंने एम एल टी माइनस टू रख दिया, और मीटर की जगह एल रख दिया, और नीचे मास है ही अपने पास और थीटा है ही अपने पास। मास और मास खत्म हो गए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बन गई मेरे पास, की डायमेंशन बन गई एल और एल, एल स्क्वायर और टी पावर माइनस टू और थीटा माइनस वन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इसे पहले थीटा लिख दोगे फिर ऐसा लिखोगे तो कुछ गलत काट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हमेशा अगर मास प्रेजेंट है तो पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो हमेशा हम एमएलटी वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। वो एक स्टैंडर्ड है जो ज्यादातर लोग जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन देख ली हमने। चलो हम लोग करेंगे विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग करेंगे विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी ध्यान से समझना, विस्कोसिटी नाम ही पहली बार सुन रहे होगे आप सभी, सुना हुआ है नाम? लिक्विड कितना थिक है, काइंड ऑफ, हाँ, एक्चुअली नहीं, डेंस नहीं। एक ही बात नहीं है। अगर एक ही बात होती तो फिर डेंसिटी से ही काम चल भी जाता। जैसे मर्क्यूरी बहुत डेंस है ग्लिसरीन के कंपैरिजन में, लेकिन मर्क्यूरी बहुत कम विस्कस है ग्लिसरीन के कंपैरिजन में। हाँ, विस्कोसिटी बताता है फ्लूइड का चिपचिपापन या बॉन्ड स्ट्रेंथ। ग्लिसरीन की डेंसिटी लगभग वाटर जैसी है। वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्लिसरीन 1200। ग्लिसरीन उतना ही भारी है जितना वाटर, लगभग। बट ग्लिसरीन आप यहां ऐसे दीवार पे चिपका दो, अभी चिपके रहेगा। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। मर्क्यूरी बहुत हैवी है, वाटर 1000, मर्क्यूरी 13,000। डेंसिटी का कंपैरिजन अगर करो आप, इनफैक्ट मर्क्यूरी इतना हैवी है कि वो कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हैवी है। मर्क्यूरी दुनिया के बहुत सारे सॉलिड्स से ज्यादा हैवी लिक्विड है। लेकिन मर्क्यूरी आप रखो और ऐसे मार दो, टूट जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। मर्क्यूरी के पास लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आपस में उनमें एकता नहीं है, प्यार नहीं है। हाँ, ग्लिसरीन के पास लोग बहुत कम हैं, लेकिन अटैच्ड हैं, आपस में बंधे हुए हैं वो। विस्कोसिटी आपको बताता है मॉलिक्यूल्स कितने बंधे हुए हैं। खैर, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, 11th में ही पढ़ेंगे, और इसके अगले से अगला चैप्टर वही होगा। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां हम विस्कोसिटी की डिटेल में सर्जरी करेंगे, उसकी कुंडली खोलेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द फोर्स, एरिया एंड लेंथ एंड वेलोसिटी। अब तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अब आपको मैं बोलूं कि विस्कोसिटी का डायमेंशंस बताओ, बहुत इजी है आपके लिए, अभी कर लोगे या नहीं? मैकेनिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें फोर्स अगर आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो बड़ा काम आएगा आपको। फोर्स अगर आप सीधे सीधे याद रख लोगे, mLT-2, तो बहुत काम आएगा आपको, कई जगह काम आएगा। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, जब मैंने फॉर्मूला दे दिया तो कुछ नहीं बचा। विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। एफ की डायमेंशन मान लो, अगर एफ आपको याद ना हो तो आप फटाफट कर सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, टी और टी दो हो गए तो टी स्क्वायर, सो mL/T-2। सो फोर्स हो गया बेटा mL/T-2, और ये लेंथ है तो L आ गया। एरिया की यूनिट क्या होगी? L स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम।
वेलोसिटी हो गया लेंथ अपॉन टाइम। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। m बचा, एक l नीचे बचा है वो ऊपर आ जाएगा t⁻⁻2 और नीचे वाला t⁻⁻1 ऊपर आकर +1 हो जाएगा ml-1 t-1। चलो हम नेक्स्ट करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल का ये बताता है कि उसके थ्रू हीट कितनी तेज कंडक्ट होगी। देखो उसके नाम में ये थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब हीट, कंडक्टिविटी मतलब फुल ये बढ़ना, ट्रांसमिट होना, कंडक्ट होना। लॉस ऑफ हीट कैसे होगा? व्हाट इज लॉस ऑफ हीट? हीट इज एनर्जी एंड यू कैन नॉट लूज इट। पहले तो अंदर जाएगा तब बाहर आके डिसिपेट होगा ना। तो इसलिए क्योंकि कंडक्ट करके उसने बाहर फेंक दी, तो उसको आप फिर लॉस कहो या जो भी कहो। बिल्कुल कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। वो भी पढ़ोगे 12th में। मैंने पहले ही आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि ब्रह्मांड में अभी तक जितनी बातें पता हो चुकी हैं उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप 11th-12th मिला के नहीं पढ़ोगे। 11th-12th मिला के आपको यूनिवर्स में अभी तक जितनी बातें ह्यूमंस को पता चल चुकी हैं 11th-12th मिला के वो सब आपको समझा दी जाएंगी, सब पढ़ा दी जाएंगी, सब अच्छे से। वो भी ये नहीं कि सरफेस पे, ऊपर ऊपर से नहीं, बढ़िया से डेप्थ में जाके। सो 11th-12th की फिजिक्स पूरी पढ़ना मतलब एक तरह से एनलाइटेंड हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति। एटलीस्ट विज्ञान की दुनिया में यूनिवर्स के बारे में जितना पता है वो आपको पता चल जाएगा 11th-12th फिजिक्स से। हाँ, डिग्री इसलिए क्योंकि नया, उसमें फर्दर केसेस, फिर आप डिग्री में जाकर सिर्फ मैकेनिकल पे फोकस करने लगोगे। जो आपने 11th-12th में सीखा है उसी को फर्दर और उसके केसेस, उसके सब केसेस, उसके एप्लीकेशंस, ऑटोमोबाइल व्हीकल, उसके इंजन्स, एयरक्राफ्ट्स, उसके इंजन्स, वहां तक पहुंचोगे। बेस जो है इमारत की वो 11th-12th बन जाती है, यहीं से फिर आप बिल्डिंग बनाओगे। चलो विस्कोसिटी फॉर्मूला दे दिया जाए तो समझ में आ जाती है बात। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपसे थर्मल कंडक्टिविटी, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में सीखेंगे। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है। एक जोसेफ फोरियर नाम के इंसान हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि किसी मटेरियल से हीट जो फ्लो होती है, समझना इधर, मैं थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी का बेसिक समझा दे रहा हूं, वैसे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ आपका डायमेंशन निकालना आपका काम है, बट फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। जोसेफ फोरियर साहब ने दुनिया को बताया कि किसी मटेरियल से जो हीट कंडक्ट होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस मटेरियल का एरिया कितना है। एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी हीट कंडक्ट होगी। इसीलिए सर्दियों में हम गोल बन जाते हैं, सर्दियों में हम विंटर में वी ट्राई टू श्रिंक आवरसेल्व्स, ठीक है। हम जितने गोल बनने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया कम हो जाए। स्फीयर का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, या हम उंगलियों को भी स्फेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट उनका सरफेस एरिया कम हो जाए एक गिवन वॉल्यूम के लिए और हीट कम डिसिपेट। फोरियर साहब ने बताया हीट जो है वो एरिया पर डिपेंड कर, जितना ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा उतनी ज्यादा हीट जाएगी।
फोरियर साहब ने ये भी बताया कि हीट इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि यहां से वहां तक T1 से T2 तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ज्यादा तेज भागेगी हीट। फोरियर साहब ने ये बताया कि कितना ट्रेवल करना है हीट को, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हीट। ज्यादा ट्रेवल करना है तो कम हीट फ्लो होगी, कम ट्रेवल करना है तो ज्यादा। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी बातें कॉमन सेंसिकल हैं। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट पर यूनिट टाइम, नॉट मैग्नीट्यूड। दिस इज द रेट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये जूल पर सेकेंड है, इसको ऐसे डॉट लिख के डिनोट करते हैं। मतलब हीट का जो रेट है वो तीन बातों पर डिपेंड करेगा, ए, डेल्टा टी और एल। लेकिन अगर मैं इस बात को जरा समझना, लेकिन अगर मैं सेम एरिया और सेम टेम्परेचर डिफरेंस और सेम लेंथ का एक बॉडी ले लूं स्टील का, और सेम एरिया सेम टेम्परेचर डिफरेंस और सेम लेंथ का बॉडी अगर ले लूं मैं कंक्रीट का, तो क्या दोनों से सेम रेट पे हीट फ्लो होगी? नहीं। इसका मतलब मटेरियल का भी एक रोल आता है। मटेरियल का जो रोल आता है, ध्यान से समझना प्लीज, मटेरियल का जो रोल आता है उसे ही कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कुरियर साहब ने कहा हीट किस रेट से फ्लो करेगी किसी मटेरियल से, वो इन तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक, कितना एरिया है। नंबर दो, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। नंबर तीन, लेंथ कितना है। क्या आपने कभी गाड़ी के, बाइक के इंजन को ठीक से देखा है? बाइक के इंजन में सरफेस एरिया इतना ही अवेलेबल है, लेकिन इंजन के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमें हीट बहुत तेजी से फ्लो कराने की जरूरत है बाहर। तो क्या करते हैं हम, व्हाट डू वी डू, वी यहाँ पे जो एरिया है ना उसको बढ़ाने के लिए अरे हम बढ़ रहा है, क्या बात कर रहे हो? सरफेस एरिया पे फोकस करो ना, कितना बड़ा। सरफेस एरिया पे फोकस करो ना, कितना बड़ा। अगर बाइक का इंजन थोड़ा ठीक से देखा हो आपने, तो उसमें इस तरह से पंख निकले रहते हैं। वो पंख निकलने का पर्पस ही यही होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज्यादा तेज हीट फ्लो करेगी। और बाइक तक क्यों जा रहे हो भाई? गर्मी में इवन आप चाहते हो कि आप पंख फैला के ही खड़े रहो, हाँ, सरफेस एरिया बढ़ जाए कैसे भी करके और हीट का फ्लो तेज हो। हाँ, आपके अपने हाथ से पकने लगते हैं कि बाप रे। तो ये कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन करके दिखाओगे सभी? हाँ, के यहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी है और उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। हाँ, क्यू डॉट रेट ऑफ हीट फ्लो है। हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो। फिर से एक बार समझ लो, किसी बॉडी से ए किसी बॉडी से हीट कितनी तेज फ्लो करेगी, ये चार बातों पर डिपेंड करेगा। नंबर वन, एरिया। नंबर टू, टेम्परेचर डिफरेंस। नंबर थ्री, थिकनेस या गैप या लेंथ। नंबर फोर, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, और मटेरियल की प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज थर्मल कंडक्टिविटी। मैं चाहता हूं आप थर्मल, ये फॉर्मूला यूज करके थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बताएं, डायमेंशन बताएं। ए एरिया है यहाँ पर, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एल लेंथ है या गैप है या थिकनेस है स्लैब का, और क्यू डॉट जो है वो जूल पर सेकंड है। वॉट, हाँ, जूल पर सेकंड, मतलब एक एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो हो रही है वो बता रहा है।
इसे हम फोरियर्स लॉ नाम से पढ़ेंगे। सभी जल्दी से के की डायमेंशन करेंगे। हो गया? नहीं समझ आ रहा मुझे। के की डायमेंशन बतानी है भाई, क्यू डॉट की नहीं। क्यू डॉट है रेट ऑफ हीट फ्लो। यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती डायमेंशन निकालने के लिए, बस आपको फॉर्मूला पता हो उसी से निकाल लोगे, यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक यूनिट ही बता दूंगा तो फिर क्या रह जाएगा, एल स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा। एम एल टी पावर -2 थीटा, एम एल पावर -1 टी पावर -2 एस पावर माइनस एस क्या है, तो टी क्या है? एस कहां से आ गया भाई? हाँ जूल पर सेकेंड है क्यू डॉट। So K becomes Q dot L divided by A delta T, Q time, perfect. This becomes FL square and this is L square. So ML T power -2 नीचे गया, perfect. ML T power -3, theta power -1, T power -3 आएगा। M ए ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो महंगा पड़ेगा। ये आपने क्या लिखा है? यहाँ थीटा लिखा गया है ना, टेम्परेचर डेल्टा टी तो नहीं लिखा है ना। तो जैसे ही आपने थीटा लिखा मतलब आप डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हो, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ml पावर 1 नॉट -1, ml पावर 1 आना चाहिए नॉट -1। देखो t पावर -3 आना चाहिए, माइनस। चलो हम लोग करेंगे। देखो बच्चों यहां देखो, देखो यहां देखो, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? चलो अभी इधर देखो, ठीक है, इट्स ओके। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया Q डॉट L अपॉन A डेल्टा T। ये बात समझ में आती है सभी को? Q डॉट L अपॉन A डेल्टा T। तो बेटा K का फॉर्मूला है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे डायमेंशंस लिखना शुरू करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब डायमेंशंस में हीट की डायमेंशन हो गई जूल पर सेकेंड, जूल मतलब न्यूटन मीटर, और पर सेकेंड लेंथ की कैपिटल एल ही रहेगी, याद रखना इसको। अभी मैं नॉर्मल यूनिट लिखा है मैंने, डायमेंशनल फॉर्म में नहीं लाया। एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर और डेल्टा टी हो जाएगा थीटा। न्यूटन मैंने कहा था रट लोगे तो मैकेनिक्स रिलेटेड क्वांटिटीज में बहुत काम आएगा। मैंने कहा था न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट अगर रट लोगे तो बहुत काम आएगा मैकेनिक्स, और अभी तो हम हीट में पहुंच गए हैं तब भी। तो न्यूटन का आपने अलग से रट रखा है ml t पावर -2, मुझे उम्मीद है आपने रट लिया, मैं 2 बार करवा चुका हूं तब से। फोर्स की यूनिट यानी न्यूटन, ml t पावर -2, फोर्स की यूनिट यानी न्यूटन, ml t पावर -2। सो ml t पावर -2 ये क्या है? मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर मिलके जूल बना, ये मीटर है, मीटर मतलब एल, और सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए टाइम -1 हो गया। फिर एक एल है यहां पर, एक एल स्क्वायर है और थीटा है, एक एल एल और एल स्क्वायर कैंसिल होंगे। अभी क्या मिला मुझे?
थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा m पावर 1 एंड एक l बचा और t पावर -3 बचा और थीटा पावर -1 बचा। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग करेंगे परमिटिविटी। We don't really call electric conductivity. अब हम लोग करेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी से पहले बताओ चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम्पियर है फंडामेंटल क्वांटिटी, कूलम नहीं है। ये बच्चों देखो, बातें नहीं करो, इधर समझो एक एक बात को। अब हम लोग चलते हैं 12th में। ये यहां तक तो ये सारी चीजें आप 11th में करोगे। ये चैप्टर होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ सर, आईटी, आईटी नहीं, एटी। We don't write I, we write A. Symbol A has been allotted. उसके लिए MOL। हाँ, टाइम नहीं है भाई, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। बच्चों चलते हैं 12th में। फिजिक्स का ये पार्ट आप 12th में करोगे, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, लाइट, ये सब 12th में करोगे। चलो चार्ज आप सबने जाना होगा, सीखा होगा, दैट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा? यहां से चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज की डायमेंशन होगी ए और टी। चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी ए टी। जब आप, अनुराग, रुद्रा, फोन 1 महीने बाद मिलेगा फिर। डेढ़ लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं मैं अभी तक, ठीक है, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग। वो अरे when it comes to observing you guys and reading you guys, then I can summarize it in one line. मैं इन्वेलप देख के बता दूंगा कि उसके अंदर रखे हुए लेटर में क्या लिखा होगा, ठीक है? तो कूल डाउन, अभी देखो इधर। हाँ, जो भी कह लो। तो बच्चों जब आप 12th में जाओगे तो आप एक बड़ा ही प्यारा लॉ पढ़ोगे कि दो ऑपोजिट चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं वो इन बातों पर डिपेंड करता है। वो फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है पहला चार्ज कितना है, वो फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है दूसरा चार्ज कितना है, वो फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम फोर्स, और डिस्टेंस कम होगी तो ज्यादा फोर्स। मतलब डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। डिस्टेंस पे डायरेक्टली नहीं डिपेंड करता वो फोर्स, इनवर्सली डिपेंड करता है। पास होंगे तो ज्यादा फोर्स, दूर होंगे तो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, ऑलमोस्ट कम फोर्स, और वो भी स्क्वायर। इन तीन बातों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 पर, Q2 पर और R स्क्वायर पर। इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
ये तो अभी सीखा नहीं होगा ना आपने, सीखा है, जबरदस्त। क्या कहते हैं इसको? कूलम्स लॉ। हाँ, एक्सपेरिमेंटल। जितने भी लॉज हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं, ऑब्जर्वेशनल हैं। जो भी लॉज हैं वो नेचर को देखकर हमने ऑब्जर्व किए हैं कि ऐसा हो रहा है। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स लॉ का कोई प्रूफ थोड़ी ना है। वी डोंट हैव एनी प्रूफ, वी ओनली हैव एन एविडेंस कि हो रहा है सब तरफ, यही हो रहा है, दिख रहा है। इसका प्रूफ क्यों चाहिए तुम्हें? इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, जिस दिन इसके अलावा और कुछ हो जाएगा उस दिन हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ फ्रॉड था। न्यूटन नहीं फ्रॉड था, न्यूटन्स लॉ फ्रॉड था। ठीक है, क्योंकि वो अपने अपने समय पर उन्हें जो ट्रुथ दिखा वो उन्होंने बताया दुनिया को। हाँ, हालांकि है भी, एक समय आएगा जब न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा, मैकेनिक्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। खैर, अभी यहां फोकस करो। दो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला चार्ज कितना, दूसरा चार्ज कितना, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी, और इसके बीच में एक कांस्टेंट आ जाता है के, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद ये आपने ना पढ़ा हो। ये अब समझो, मेरी बात को समझना। आप बताओ, अच्छा सच में नेचर को ऑब्जर्व करो और बताओ, क्या कूलम साहब कह रहे हैं कि फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा पहला चार्ज कितना? सही कह रहे हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कूलम साहब कह रहे हैं दूसरा चार्ज कितना, उसमें भी फोर्स डिपेंड करेगा। सच कह रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। कूलम साहब कह रहे हैं दोनों के बीच डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात भी सच है, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे को अफेक्ट करना छोड़ देंगे वो, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर ज्यादा होगा तो फोर्स कम। लेकिन कूलम साहब ने कुछ तो है ऐसा जिसको मिस कर दिया, और वो हम यहां इस फैक्टर में लाना चाह रहे हैं। चलो बताओ, अगर दोनों चार्जेस एयर में रखे होते और दोनों चार्जेस वाटर में रखे होते तो क्या उनपे सेम फोर्स फील होता? नहीं। एक चार्ज को पता है दूसरा चार्ज वहां है, और इसलिए मुझे उसे उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना है। ये सूचना आ कहां से रही है? बीच में हवा से। ये चार्ज और ये चार्ज में कोई कांटेक्ट तो नहीं है? ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में कोई वायर तो नहीं बंधा हुआ है? ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में तुम एक पोस्टमैन तो नहीं लगा रखा है तुमने, जो यहां से लेटर लेके जाए, इस चार्ज को बताए कि वो वहां बैठा है? ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा कैसे रहे? उनको पता कैसे चला? वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होगी। और वो इंफॉर्मेशन कहां से ट्रांसमिट हो रही होगी? बीच में एयर है तो एयर से, बीच में अगर वाटर है तो वाटर से, हाँ इवन वैक्यूम है तो वैक्यूम से ट्रांसमिट हो रही होगी वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है, क्योंकि हम पहली बार लॉ वैक्यूम के लिए लिखते हैं। लेकिन वो बीच के मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये बीच के मीडियम की प्रॉपर्टी है, और इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हाँ वो फिक्स है। 8.85 इंटू 10⁻12 उसकी वैल्यू है, लेकिन यूनिट है। मैं चाहता हूं कि आप परमिटिविटी का डायमेंशन बताएं। अरे यार, वैल्यू है भाई, वो कुछ यूनिट होगी ना उसकी। मैं चाहता हूं कि आप परमिटिविटी का डायमेंशन बताएं। डन। बट परमिटिविटी विल बी 4 5, नहीं भाई,
permittivity will be q1 q2 upon 4 pi f r square. हाँ ठीक है, वो निकल ही जाए। f is equal to हाँ f r square. So q1 q2 is at square at 80 and mlt minus 2 and l square. हाँ ठीक. तो बट a को you will have to keep later. First m, फिर l, फिर t, फिर a. You follow the sequence. Okay, people. हाँ सर सर सर. अरे मैं करवा ही रहा हूं ना. हाँ सर. तो अभी शांत रहेंगे. तो अभी आपको फॉर्मूला बता दिया जा रहा है हर चीज का. जब आप जेई या नीट का एग्जाम देने जाओगे 2 साल बाद तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, क्योंकि तब तक आप सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके होंगे. हर चैप्टर आपके सामने आ चुका होगा. ये 12th में आपके सामने एनीवेज ये चैप्टर आएगा. इसकी सारी डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब करोगे ही. तो लेकिन अभी तो फॉर्मूला बताना मजबूरी है, क्योंकि अभी आपने वो चीजें पढ़ी ही नहीं. तो हर बार मैं जब आपसे पूछूंगा तो फॉर्मूला बता के ही पूछूंगा. तो कूलम साहब ने बोला कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 4 बातों पर डिपेंड करता है. पहला चार्ज कितना, दूसरा चार्ज कितना, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, और दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है. उस मीडियम को ही हम परमिटिविटी कहते हैं. तो दैट वी कॉल परमिटिविटी. परमिटिविटी में इंटरेस्टेड है हम लोग. तो एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएंगे और एफ को यहां ले आएंगे. Q1 Q2 और F को यहां लाएंगे. तुम्हें याद है मैंने कहा था कि F की यूनिट, F की डायमेंशन रट लो. फोर्स की डायमेंशन, क्योंकि सारे नेचर में जो कुछ भी करने चलोगे हर बार फोर्स आएगा ही आएगा. हर चीज फोर्स से डिराइव्ड है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है. फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन हो जाता है. वर्क और सारे तरह की एनर्जीज इक्विवेलेंट हैं, तो वर्क से सबका काम चल जाता है. फिर चलो Q1 का डायमेंशन बताएंगे 80. Q2 का इधर समझ लो. Q2 का डायमेंशन बताएंगे 80. 4 पाई डायमेंशन लेस है क्योंकि एक न्यूमेरिकल फैक्टर है वो. 4 पाई की वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होती. F, अरे मतलब लिटरली 4 पाई की डायमेंशन होती है, बट यहां नहीं होती. अब ऐसा थोड़ी ना है कि 2 सेंटीमीटर की 4 पाई पे लेट जाओगे तुम. रियल वर्ल्ड में जो 4 पाई होगी वो उसकी डायमेंशन होंगी. सो वैसे यहां 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है. F की डायमेंशन बताना MLT माइनस 2. R स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. बात समझ में आती है ना. अब क्या मैं एरिया और एल स्क्वायर को कैंसिल कर दूं? अरे गधों, वो एरिया नहीं है, एम्पियर है. वो एम्पियर है भाई. दैट इज एम्पियर. M नीचे है इसलिए -1. L और L स्क्वायर नीचे है इसलिए L पावर -3. T पावर 2 और T पावर -2, तो नीचे वाला -2 प्लस हो जाएगा. T पावर 2 और एक 2 आके और ऐड हो जाएगा 4. और A स्क्वायर. एक इंपॉर्टेंट बात, वैसे वो कंपलसरी नहीं है, उसके लिए कोई FIR नहीं हो जाएगा आप पर, लेकिन फिर भी हम करेंगे सीक्वेंस फॉलो. पहले हमेशा M, फिर L, फिर T,
फिर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, फिर करंट, फिर मोल, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, तो हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे हमेशा, ठीक है बच्चों। डायमेंशंस तो इतनी सारी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इतनी सारी हैं कि हम बार बार 4-5 दिन करते रहें तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है अब मोर और लेस आइडिया मिल गया आपको। अब हम लोग समझेंगे समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल नहीं भाई, अभी चलेगा ये। अरे अभी डायमेंशंस इवैल्यूएट करना सीखा है आपने, अब उसके यूजेस सीखेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, क्या आप सबने कभी ये देखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? हाँ, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, और मीटर मतलब इसकी डायमेंशन हो गई एल। अब यूटी एक टर्म है यहां पर, यूटी मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड होगा एल टी माइनस वन और टाइम हो जाएगा टी। तो अगर ये वाले टर्म पे मैं फोकस करूं, टी पावर माइनस वन, टी पावर वन कैंसिल हो गए एल। हाफ एटी स्क्वायर में हाफ एक न्यूमेरिकल फैक्टर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हाफ एटी स्क्वायर में हाफ एक न्यूमेरिकल फैक्टर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ए क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम पावर माइनस टू। सो एल टी माइनस टू और टाइम का स्क्वायर टी पावर टू कैंसिल हो गया और फिर से आपको डायमेंशन मिल गई एल। सो डेल्टा एक्स की डायमेंशन क्या? एल। यूटी की डायमेंशन क्या? एल। हाफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन क्या? एल। बेटा यही प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी है कि दुनिया में फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिलेशन होगी तो उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। डेल्टा एक्स एल, यूटी एल, हाफ एटी स्क्वायर एल। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एक कॉमन सेंस की बात कर रहा है कि किसी चीज को किसी चीज में ऐड कर रहे हो अगर, तो दोनों सेम ही चीजें होनी चाहिए जिनको आप ऐड कर रहे हो। आप मीटर को किलोग्राम में ऐड नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि 5 किलो चावल दो और 5 किलो चावल आपने डाल दिया जार में, तो मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर चावल और दे दो। तुम इस बात को समझो कितनी ये वियर्ड बात है। मैं बोलूं 5 केजी राइस चाहिए मुझे और तुमने 5 केजी राइस एक बैग में डाल के दे दिया, और फिर मैं बोलूं 5 जूल राइस और दे दो, या इसमें से 10 जूल राइस निकाल लो, या एक काम करो, हेलो 8 सेकंड राइस और डाल दो। तो तुम 5 किलोग्राम राइस में 8 सेकंड राइस नहीं डाल सकते। नहीं, ठीक है, मैं बोलूं ये पेन की लेंथ अभी 12 सेंटीमीटर है, ये पेन की लेंथ अभी 12 सेंटीमीटर है, इसे काट के इसमें से 2 किलोग्राम लेंथ निकाल दो। सो तुम 2 किलोग्राम लेंथ नहीं निकाल सकते, 2 किलोग्राम मास निकाल सकते हो। यू कैन नॉट रिमूव 2 किलोग्राम लेंथ। मैं बोलूं ये 12 सेंटीमीटर पेन है, इसमें से 5 न्यूटन लेंथ की पेन निकाल दो, 5 केल्विन लेंथ की पेन निकाल दो, नहीं निकाल सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कह रहा है कि लेंथ को लेंथ में ही तो ऐड कर पाओगे, और लेंथ को लेंथ में ऐड करके क्या बनेगा? लेंथ। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। और
इस तरह से स्टेटमेंट इस तरह से देंगे इसका कि किसी भी फिजिकल लॉ, किसी भी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला, किसी भी फिजिक्स के रिलेशन के हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी. लिखो, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी स्टेट्स दैट principle of dimensional homogeneity states that principle of dimensional homogeneity states that लिख दी है मैंने ऑलरेडी, लिखेंगे जरा जल्दी, फास्ट एक्सप्रेसिव स्पीड में. प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी स्टेट्स दैट each term of principle of dimensional homogeneity states that each term of a physical equation slash formula, each term of a physical equation slash formula फॉर्मूला की स्पेलिंग FORMULA, ये प्रिंसिपल PLE है. तुम स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ कैसे लाके बिठा दिए भाई, PL लिख दिया. प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी स्टेट्स दैट each term of a physical equation slash formula will always be the same, will always have same dimension, will always have same dimension, will always have same dimension, will always have same dimension. अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी के, सुनो सर, आपका टाइमिंग 2:50 है, ठीक है, आपका टाइमिंग 2:50 है, इसलिए बाकी पूरे स्कूल के टाइमिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है. आप आराम से 2:50 तक शांति से अटेंशन से पढ़ेंगे. ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन. अब इसके बेटा बहुत सारे यूजेस हैं, इस छोटी सी बात के बहुत सारे यूजेस हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज यूजेस वन बाय वन, दोज यूजेस टर्न बाय टर्न. पहला यूज होगा अननोन क्वांटिटीज की यूनिट या अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन पता करना. पहला यूज होगा अननोन क्वांटिटीज की यूनिट या अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता करना. जैसे पढ़ाऊं तो अब हम लोग सीखेंगे यूज या एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. और इसको जरा 5 स्टार कर लेंगे, क्योंकि यहां से आपके स्कूल एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे और यहां से इवन आपके MHT CET नीट और जेई में भी क्वेश्चंस आएंगे. प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी के बहुत सारे यूजेस देखेंगे हम लोग. पहला यूज सिंपल है रिलेटिवली, पहला यूज सिंपल है रिलेटिवली. पहला यूज है फाइंडिंग यूनिट या डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज.
जैसे कुछ भी दे दिया जाए आपको, लेट्स से आपको टेम्परेचर दिया हुआ है किसी बॉडी का, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है किसी बॉडी का ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, जहां एक्स इज द एक रॉड है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो। आपको बताना है सी का यूनिट क्या होगा या सी का डायमेंशन क्या होगा। फाइंड यूनिट ऑफ सी, बहुत इजी है, आप जानते हो सबकी डायमेंशन एक जैसी होगी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी आपसे कहता है कि सबकी डायमेंशन एक जैसी होगी, इसकी डायमेंशन, फिर इसकी डायमेंशन, फिर इसकी डायमेंशन, फिर इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, टेम्परेचर यानी थीटा। तो क्या आपको पता चल गया सी एक्स क्यूब की डायमेंशन क्या होगी बेटा, सी एक्स क्यूब की डायमेंशन हो गई टेम्परेचर की डायमेंशन, और टेम्परेचर की डायमेंशन मतलब थीटा। एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो एक्स अगर डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। हाँ, बात समझ में आती है सभी ने। तो सी की डायमेंशन क्या हो गई, एल क्यूब को उधर ले जाओ थीटा, और एल क्यूब को उधर ले जाओगे तो एल माइनस थ्री। सी जो एक अननोन क्वांटिटी थी हमारे लिए, इसकी डायमेंशन हमने पता कर ली। हाँ 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 हाँ, अगर हम सीक्वेंस फॉलो करें तो पहले हमें लेंथ लिखना चाहिए फिर थीटा। ये पहला यूज है और इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको हमेशा ऐसा कुछ दे दिया जाएगा और आप कर लोगे बड़े आराम से। चलो ये नोट कर लो, तो फिर दूसरे यूज की तरफ चलेंगे हम लोग। सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं, तुम समझे ही नहीं, तुम ऐसा कोई एग्जांपल दो ना मुझे भाई, जहां तुम लेंथ में सेकंड ऐड कर रहे हो या सेकंड में किलोग्राम ऐड कर रहे हो। वो अलग डायमेंशन कैसे ऐड करेगा? सिंपल, जो खुद लेंथ है उससे तुम किलोग्राम कैसे निकाल लोगे, जो खुद मीटर है उससे तुम किलोग्राम चाह के भी नहीं निकाल पाओगे ना। तुम एरिया से एरिया ही निकालोगे, जूल कैसे निकाल लोगे एरिया से। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ही है, वो कहता है हर टर्म का डायमेंशन सेम, हर टर्म का डायमेंशन सेम, हर टर्म का डायमेंशन सेम। तो तुम सी में इंटरेस्टेड हो तो सी एक्स क्यूब का डायमेंशन वही हो जाएगा जो टी का डायमेंशन है। टी का डायमेंशन मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा, एक्स का डायमेंशन एल रख दिया, रीअरेंज कर दिया। अभी ऐसा तुम्हें दे दिया जाए तो तुम कर लोगे। बाद दूसरे यूज में तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट ए हेलो, बट देयर इज अ वर्ड, मैजिक वर्ड, बट, बी यू टी, ठीक है। तो एक नहीं नहीं, यही करेंगे।
चलो ये करके दिखाओ और फिर जाओ। सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ तो ही जाएंगे, जो करके दिखाएगा वही जाएगा। ए से कोई मतलब ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तो तुमने ये नहीं पूछा। ए भी दिया था, बी भी दिया था, लेकिन सी पूछा। ये तो अब मेरी मर्जी है मैं क्या पूछूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन के वी स्क्वायर। के एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, y और x डिस्टेंसेस हैं, v स्पीड है यहां पर। तो b की यूनिट या b की डायमेंशन बतानी है आपको। b की डायमेंशन बतानी है, बहुत इजी है बेटा, कर दो। फिजिक्स के हर रिलेशन, फिजिक्स के हर फॉर्मूला, फिजिक्स के हर रिलेशन, फिजिक्स के हर फॉर्मूला हाँ देखो लिखा हुआ है y एंड x आर डिस्टेंसेस, v इज द स्पीड, b आ गया lt माइनस टू, हाँ एक्सेलरेशन। जिन्होंने प्रोजेक्टाइल वाली क्लास अटेंड की हो वो रिकॉल कर पाएंगे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे करके मैंने प्रोजेक्टाइल की एक इक्वेशन करवाई थी, उसमें यहां पर g था, g एक्सेलरेशन। हाँ तो बच्चों ग्रीष्म नींद सही पूरी हुई? अच्छा लिसन एवरीवन, तो प्रिंसिपल ऑफ बातें नहीं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहता है हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं बी एक्स स्क्वायर अपॉन के वी स्क्वायर, ये पूरे की डायमेंशन वही होगी जो y की डायमेंशन होगी? क्या k डायमेंशन लेस है? हाँ, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो k का डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो b बचा, x का डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगा, बचा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और y मतलब l, सो बी एल स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा? अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सीधे ही ऊपर आ जाएगा ना, उसमें काहे माइनस कर रहे हो। यहाँ पे एल स्क्वायर बचा, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, बी टी को उधर ले जाओ बेटा। क्या कैपिटल बी नाम की जो क्वांटिटी गिवन थी उसकी डायमेंशन है एल टी माइनस टू, तो मतलब वो एक्सेलरेशन टाइप है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली जिन्होंने, मैंने एक दो लेक्चर लिए थे मोशन इन प्लेन के, तो जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा ठीक से पढ़ा हो, जब मैंने लिए थे एक दो लेक्चर, तो बी की जगह पर एक्सेलरेशन रहा करता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए बी एल टी माइनस टू आया। अब जरा इसको, इस बात को ध्यान से समझना, फिजिक्स दो तरह से काम करती है। कई बार हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, लॉज बनाते हैं, कई बार उल्टा होता है, कई बार उल्टा होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं और नेचर हमें कुछ बताना चाहती है। कई साइंटिस्ट के साथ ये हुआ है कि वो फील्ड, किसी और फील्ड में रिसर्च कर रहे थे और दे एंडेड अप गेटिंग समथिंग एल्स। तो कई बार ऐसा होता है नेचर हमें रिवील करती है, नेचर हमें बताना चाहती है कि अब इस आइडिया के रिवील होने का समय आ चुका है।
तो जब नेचर हमें बताती है कुछ भी, कोई अननोन चीज रिवील करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी हमें बता पाता है कि वो जो अननोन चीज आ रही है वो हमारी जानी हुई चीजों में किसके जैसी है। जैसे बी यहां एक्सेलरेशन के जैसा है, तो उससे हम इन्फर कर पाते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कहीं एक्सेलरेशन छिपा होगा। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कई बार हमें फिजिक्स की बहुत सारी चीजों को डिकोड करने का हथियार देती है। धीरे धीरे हम और डिकोड करेंगे। टोटल 5 यूजेस पढ़ने हैं हमें, आज पहला यूज पढ़ा है हमने। कल फिर से मिलेंगे हम लोग और 4 यूजेस और पढ़ के डायमेंशनल एनालिसिस को खत्म करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।